Hello, dear children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today we are starting chapter number 8 in your books, Moments. And the title of our chapter is A House is Not a Home. And it is written by Zan Gordioso. And this presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh, District Jhajjar. A house is not a home. Students, this story reflects the challenges of being a teenager. आप सब इस समय टीनेजर हैं, किशोरावस्था में हैं. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप टीनेजर में होते हैं. अगर मैं टीनेजर को पर्टिकुलरली डिफाइन करूं बच्चों, तो 13 to 19 की एज कहलाती है किशोरावस्था, इंग्लिश में बोलते हैं टीनेजर. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं जब हम टीनेजर होते हैं. In our life, sometimes such changes take place that our life becomes intolerable for us, and sometimes we want to end this life. But again, we find the things change which makes us enjoy the life fully. In this story, the same thing happens with the author. He finds himself in such an awkward situation when he joins a high school. तो बच्चों, जो हमारा ऑथर है, जो कहानी नरेट कर रहा है, नरेटर है, वो बच्चा अभी हाई स्कूल में हुआ है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ उसके सामने आ जाती हैं. अब उसे कई बार लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ले, बेकार ज़िंदगी है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा. लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होती हैं और वो फिर से अपनी ज़िंदगी को दोबारा खुशनुमा पाता है. तो चलिए शुरू करते हैं. अ हाउस इज़ नॉट अ होम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा. एंड इट इज़ रिटन बाय जैन गॉर्डियोसो. दिस ब्यूटिफुल लेडी इज़ द राइटर ऑफ दिस ब्यूटिफुल चैप्टर. अब बच्चों, पहले टाइटल की बात करते हैं. अ हाउस इज़ नॉट अ होम. अजीब लग रहा है ना, हाउस होम ये तो सिनोनिम्स हैं, तो ये कैसे हो गया अ हाउस इज़ नॉट अ होम. बच्चों, एक्चुअली ये सिनोनिम्स तो हैं, बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर मीनिंग. हाउस, होम. अगर मैं बात करूँ हाउस, अगर मैं हिंदी में आपको बताऊँ मकान, और होम घर, तो क्या फ़र्क है एक मकान में और एक घर में? सोचो. वॉल मेक्स अ हाउस, लव मेक्स अ होम. वॉल्स मेक अ हाउस. अगर मैं मकान की बात करूं तो कोई भी चार दीवारी एक मकान है, लेकिन अगर मैं घर कहूं तो बच्चों उसमें तो लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए. The word house denotes a structure that made of concrete material, while the word home means a place where love and concern bind the people inhabiting a space. A house is not a home is an appropriate title because the author did not lose his home when he lost his house. तो बच्चों, इस कहानी में जो ऑथर है वो अपना मकान खो देता है. मकान खोता है लेकिन अपना घर नहीं खोता, क्योंकि मकान चार दीवारी से बनता है. एक्चुअली उसके घर में आग लग जाती है बच्चों, लेकिन वो अपना होम नहीं खोता, क्योंकि जो प्यार, जो कंसर्न, जो चिंता है, जो स्नेह है, वो यूं का यूं बना रहता है. इसीलिए जैन गॉर्डियोसो ने इस चैप्टर को नाम दिया है अ हाउस इज़ नॉट अ होम, जो कि क्वाइट अप्रोप्रिएट है. सच अ ब्यूटिफुल टाइटल इट इज़. बच्चों, मॉरल भी बहुत अच्छा मिलता है हमें इस स्टोरी से, बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है. द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अ हाउस इज नॉट अ होम इज दैट वन मस्ट फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ हेड ऑन. That people encounter many challenges in life, but they must stand firm and fight them through. This is shown in the theme of this story very well. तो बच्चों, मैसेज और थीम स्टोरी का ये है कि हम सबकी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं. हमें अपना सर ऊंचा कर कर उन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए, और अगर हम पूरे दिल से उनका सामना करेंगे तो हम उन पर विजय भी पा लेंगे. तो यही सीखने को मिलता है हमारी इस स्टोरी से हमें. बच्चों, कहानी में है एक टीनेजर बॉय जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही हूँ. यही हमारे ऑथर हैं, नरेटर हैं, कहानी सुना रहे हैं. टीनेजर बॉय हैं बच्चों. उनका घर, उसमें आग लग जाती है. मैंने आपको बताया मकान में कहना चाहिए, एक्चुअली मुझे उनके मकान में आग लग जाती है. और बच्चों, उनके पास एक प्यारी सी कैट भी थी, उनकी पालतू बिल्ली, वो भी खो जाती है. तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है ऑथर, जो कि टीनेजर है, और वो कैसे उनसे निपटता है यही कहानी हमें बताती है. तो चलिए शुरू करते हैं. अ हाउस इज़ नॉट अ होम. दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप. तो ये कहानी हमें बताती है चैलेंजेस, चुनौतियाँ जो एक टीनेजर बच्चा फेस करता है. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, जिनके आगे 3 लगा हुआ है ना बच्चों, वही होती है टीनेजर. तो जो 13 से 19 वर्ष के बच्चे हैं, अधिकतर इन चुनौतियों को अपनी ज़िंदगी में
प्रॉब्लम्स को अपनी ज़िंदगी में फेस करते हैं जब वो बढ़ रहे होते हैं। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, और इस कहानी में पता चलेगा जो ऑथर है कहानी के वो कैसे ओवरकम करते हैं प्रॉब्लम्स को, कैसे प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। मेरा पहला साल हाई स्कूल का बड़ा ही ऑकवर्ड था, बड़ा ही अजीब था, बड़ा ही स्ट्रेंज था। बच्चों माए कौन है? माए है बच्चों नरेटर, वो स्मॉल बॉय, स्मॉल टीनेजर बॉय हम कह सकते हैं, वही आपको कहानी सुना रहा है। आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द एंड ऑफ माई क्लास with all the seniority the upper grade levels could afford me. It felt strange starting over as a freshman. बच्चों जब आप 6th क्लास में थे, आप 8th क्लास में थे, आप सीनियर थे, है ना, 6ठी 7वीं 8वीं में सबसे बड़े, और बच्चों फिर अब आप आ गए हो 9th में, हो गए ना सबसे छोटे, 9 to 12th को एक साथ काउंट किया जाता है, सबसे छोटे हो गए। तो उस बच्चे के साथ भी यही प्रॉब्लम शुरू हुई। पहले वो सीनियर था, 8वीं में था भाई, सबसे बड़ा, 6ठी 7वीं 8वीं में सबसे बड़ा था, लेकिन जैसे वो 9th में हुआ, अपर ग्रेड में, उनके कहानी में हमारे पास अपर ग्रेड दिया हुआ है, तो सीनियरिटी तो ख़त्म हो गई, अब वो सीनियर नहीं रहा, बड़ा नहीं रहा, अब वो जूनियर बन गया, छोटा बन गया। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर अ फ्रेशमैन, और बड़ा अजीब लग रहा था उसे। अब तक तो सारे बड़ा बड़ा बुलाते थे, सीनियर सीनियर, अब हो गया वो जूनियर। दोबारा से फ्रेशमैन की तरह स्टार्टिंग करना बड़ा अजीब लग रहा था उसे। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। वो कहता है मेरा पुराना स्कूल जितना बड़ा था उससे डबल बड़ा था मेरा बड़ा स्कूल, नया स्कूल। एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। और भी प्रॉब्लम कब शुरू हुई? जब मेरे नज़दीकी मित्रों को भेज दिया गया दूसरे हाई स्कूल के अंदर, वो मेरे हाई स्कूल में नहीं पढ़ते थे, तो मेरे दोस्त भी मुझसे दूर हो गए। एंड आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मीन्स अलोन, लोनली। मैं बिल्कुल अकेला हो गया, मेरे पास कोई दोस्त नहीं था। मैं पहले सीनियर हुआ करता था, अब मैं जूनियर बन गया। एक फ्रेशमैन की तरह शुरुआत करने में मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। तो बच्चों देखो, शुरुआत में ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं ऑथर के पास, और ये प्रॉब्लम्स अभी बढ़ती जाएंगी जैसा कि आप कहानी में मेरे साथ आगे बढ़ते जाएंगे। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. मैं अपने पुराने टीचर्स को इतना मिस करता था कि मैं अपने पुराने स्कूल में जाता और उनसे मिलकर आता। They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. वो टीचर्स मुझे हमेशा यही सलाह देते, एनकरेज करते, मेरा उत्साह बढ़ाते कि मैं बिजी हो जाऊँ, स्कूल की गतिविधियों में भाग लूँ और नए नए लोगों से मिलूँ। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. और वो मुझे ये बताते कि धीरे धीरे समय के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगी, तालमेल स्थापित हो जाएगा तुम्हारा नए स्कूल के साथ, तुम्हारे दोस्त भी बन जाएंगे, और तब तुम जितना इस पुराने स्कूल को प्यार करते हो उससे भी कहीं ज़्यादा अपने नए स्कूल को प्यार करोगे। बच्चों ऐसा सबके साथ हो जाता है, पहले कुछ दिन हम मिस करते हैं, लेकिन जब भी हम नई जगह जाते हैं हमें लगता है अरे पुराना ही अच्छा था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब हम घुल मिल जाते हैं लोगों के साथ, एडजस्टमेंट हो जाती है हमारी, तो हमें वो नई चीज़ अच्छी लगने लगती है। They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. और उन टीचर्स ने मुझसे वादा भी लिया कि जब ये हो जाए, तुम अपने नए स्कूल को ज़्यादा प्यार करने लगो अपने पुराने वाले से, तब भी तुम हमसे मिलने आओगे समय समय पर। I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. मैं समझ गया उनका मनोविज्ञान, वो किस तरह मुझसे बात कर रहे थे, वो मेरा मन रखना चाहते थे, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ कंफर्ट तो उनकी बातों से राहत सी महसूस हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा कम। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at a dining room table doing homework. तो बच्चों एक संडे दोपहर की बात है। तो संडे दोपहर, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, मैंने अपना हाई स्कूल शुरू ही किया था, एक संडे की दोपहर कुछ हुआ। मैं मेरे घर में बैठा था डाइनिंग रूम में टेबल के ऊपर, डूइंग माई होमवर्क। डाइनिंग रूम कौन सा होता है बच्चों? जहाँ पर डाइन किया जाता है, डिनर किया जाता है, डाइन से बना है डिनर, डाइनिंग रूम मीन्स भोजन करने वाला कक्ष। तो वहाँ पर टेबल पर मैं बैठा था, अपना होमवर्क कर रहा था। संडे दोपहर की बात थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कब की बात थी? संडे आफ्टरनून। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे। तो फॉल, ऑटम, पतझड़ का ऋतु थी, ठंडा दिन था, विंडी, हवा चल रही थी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन अ फायर प्लेस। तो ठंडा दिन था, तो हमारे जो आग जलाने की जगह थी, फायर प्लेस बोलते हैं, वहाँ पर हमने आग जला रखी थी।
As usual, my red tabby cat was lying on top of my papers. बच्चों अभी उसी कैट का जिक्र होगा जब मैंने शुरू में किया था। मेरी लाल रंग की, आप देख पा रहे हैं पिक्चर में कुछ ऐसी ही लाल रंग की टैबी कैट। टैबी क्या होती है? लाइंड, धारीदार, जिसके ऊपर धारियाँ बनी हो। वो कैट मेरे पास मेरे पेपर्स के टॉप पर ऊपर बैठी थी, परिंग लाउडली। पर क्या होता है बच्चों? मेकिंग लो साउंड, जो बिल्लियाँ आवाज़ निकालती वो साउंड निकाल रही थी। And occasionally sweating at my pen for entertainment sake. और sweating means hitting by claw, पंजों से मारना। अपने पंजों से वो मेरे पेन को मार रही थी, इधर उधर कर रही थी। उसको बड़ा एंटरटेनमेंट, मज़ा आ रहा था, मनोरंजन कर रही थी अपना, वो मेरे पेन के साथ खेल रही थी। She was never far from me, वो मुझसे कभी भी दूर नहीं हुई। I had rescued her when she was a kitten, मैंने उसकी जान बचाई थी जब वो एक बिल्ली का बच्चा थी। And somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life, और कहीं ना कहीं मेरी रेड टैबी कैट को, आप पिक्चर देख पा रहे हैं कुछ ऐसे ही, पता था कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, जिम्मेदार हूँ कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है। मैंने उसे बचाया भी था, उसकी जान बचाई थी जब वो एक किटन थी। My mother kept stoking the fire to keep the house nice. मेरी माँ बार बार कोयला डाल रही थी फायर के अंदर ताकि घर अच्छे से नाइसली वार्म रहे, गर्म रहे। Suddenly I smelled something strange. मुझे अजीब सी तरह की धुएं की स्मेल आई। And then I noticed it smoke pouring in through the seams of the ceiling. फिर मैंने हमारे घर की छत की ओर देखा, सीलिंग की ओर देखा। वहाँ पर जो सीम्स थी, लाइन ऑफ सेपरेशन थी, दरारें थी, वहाँ पर धुआं था। The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. धुआं इतनी जल्दी पूरे कमरे में भर गया कि हम देख भी नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है। धुआं ही धुआं हमें दिख रहा था, आंखें हमारी चीज़ों को देख भी नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ स्मोक। Grouping our way to the front door, we all ran out into the front yard. Grouping means ग्रुप बनाकर हम वहाँ से मेन दरवाजे की ओर भागे और फिर हम अपने बगीचे के अंदर आ गए। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड इन फ्लेम। जब तक हम बाहर आए थे अपना रास्ता ढूंढते हुए, हमारे घर की पूरी छत, रूफ मीन्स छत, वॉज एनगल्फ्ड, कॉट इन फ्लेम्स, आग लग गई थी। आग की फ्लेम्स दिखाई दे रही थी, ज्वालाएँ दिखाई दे रही थी छत के ऊपर से। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और वो जल्दी जल्दी फैल रही थी। I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. मैं अपने पड़ोसियों के घर गया फायर डिपार्टमेंट में फ़ोन करने के लिए कि वो फायरमैन को भेज दे आग बुझाने के लिए। और फिर मैंने अपनी माँ को देखा, वो दोबारा से जलते हुए घर के अंदर चली गई। ये देखिए बच्चों, कुछ इस तरह से उनका घर उस समय जल रहा था। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. फिर मैंने देखा कि मेरी माँ घर से बाहर आई हैं, उनके पास एक छोटा सा धातु का बना हुआ बॉक्स था, डब्बा था, जिसमें हमारे इम्पॉर्टेंट कागजात थे, डॉक्यूमेंट्स थे। She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. उन्होंने वो बक्सा, वो केस, वो बॉक्स रख दिया लॉन के अंदर, बगीचे के अंदर, और वो पागलों की तरह क्रेजीली भागी गई घर के अंदर। I knew what she was after. मुझे पता था वो क्या चीज़ लेने गई हैं। My father had died when I was young and I was certain that she was going to let his pictures and letters go up in the flames. She was not going to let his pictures and letters go up in the flame. और बच्चों, अब ऑथर हमें बताते हैं कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी जब मैं बहुत छोटा था, और मैं श्योर था कि वो अंदर अब गई हैं दोबारा से जलते हुए घर के अंदर। वो उनकी पिक्चर्स, उनकी फ़ोटोज़ और उनके लेटर्स को आग लगने नहीं देना चाहती, क्योंकि वही मेरे पिताजी की आखिरी निशानी थी, तो वो उन्हीं को लेने अंदर गई थी। They were the only things that she had to remember him by. Still I screamed at her, Mom, no. केवल वही चीज़ें थी, उनके पिक्चर्स और उनके लेटर्स, जिनसे वो मेरे पापा को याद करती थी। मैं चिल्लाया, स्क्रीम किया मैंने, Mom, नहीं नहीं, अंदर मत जाओ। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. मैं भी उनके पीछे भागने वाला था, तभी एक बड़े से हाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया पीछे से। It was a fireman. वो आग बुझाने वाला व्यक्ति था, फायरमैन था। I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks. मैंने नोटिस भी नहीं किया कि हमारी पूरी गली फायर ट्रक से, जो दमकल की गाड़ियाँ हम हिंदी में कहते हैं बच्चों, आग बुझाने के लिए, उनसे भरी हुई थी। ये देखिए कुछ इस तरह की होती है दमकल की गाड़ियाँ, फायर ट्रक हम इनके लिए यूज़ करेंगे यहाँ पर वर्ड।
आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैप्स येलिंग, मैं अपने आप को उनकी मुट्ठी जो उन्होंने मेरी पकड़ रखी थी उसे छुड़वाना चाह रहा था। मैं चिल्लाया, यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज इन देयर, आप समझ नहीं पा रहे हो, मेरी माँ अंदर है। He held on to me while other firefighters ran into the house. उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा रखा और जो और फायर फाइटर्स थे वो घर के अंदर चले गए। He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I would run. He was right. और उस व्यक्ति को जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा था उन्हें पता था कि मैं तर्क संगत तरीके से कोई काम नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़े रखा, अगर वो छोड़ देते तो मैं अंदर भाग जाता और वो ठीक थे। It's all right. They will get her, he said. ठीक है बच्चे, ये जो अंदर जा रहे हैं फायर फाइटर्स वो उन्हें ले आएंगे, तुम चिंता मत करो। He wrapped a blanket around me and set me down in a car. बच्चों उन्होंने अब क्या किया, एक कंबल रैप कर दिया, उड़ा दिया हमारे ऑथर को और उन्हें एक कार में बिठा दिया। Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. और फिर एक फायरमैन emerge means came from our house, हमारे घर से बाहर निकला और मेरी माँ उनके पीछे थी। He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. उन्होंने फटाफट उन्हें फायर ट्रक के अंदर वो ले गए और एक ऑक्सीजन का मास्क उनकी नाक के ऊपर लगा दिया। I ran over and hugged her. मैं भागा गया अपनी माँ के पास और मैंने उनको गले से लगा लिया। All those times I ever argued with her. जो हमारे अब समय चल रहा था मैं उनसे रोज़ बहस करता था, आर्ग्यूमेंट करता था। एंड हेटेड हर, उनसे घृणा करता था। वेनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, और जैसे मैंने देखा कि मैं अभी अपनी माँ को लूज़ कर सकता था, खो सकता था, ये जो घृणा थी और जो आर्ग्यूमेंट थे वो वैनिश हो गए, वो गायब हो गए, दूर चले गए मेरे विचारों से। अब मुझे अपनी माँ को मेरे को अपनी माँ के ऊपर प्यार आ रहा था जब मैंने देखा कि मेरी माँ मुझसे दूर भी हो सकती थी हमेशा के लिए। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेट द फायरमैन, फायरमैन ने कहा ये ठीक हो जाएंगी। शी इज़ जस्ट इनहेल अ लिटल स्मोक, बस इन्होंने थोड़ा सा ना धुआं इनहेल कर लिया है, अंदर ले लिया है, ये ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। एंड देन ही रेन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज, और फिर वो फायर फाइटर फाइट से लड़ाई करने के लिए यानी कि आग को बुझाने के लिए अंदर चला गया और मेरी माँ और मैं वहाँ पर बैठे रहे। एंड वी वर डेज्ड, हम अमेज थे, हम हक्के बक्के रह गए थे, आखिर ये हो क्या गया हमारे साथ। I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. मेरी आंखों के सामने मेरा घर जल रहा था और मैं देख रहा था कि मैं इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकता। 5 hours later, the fire was finally out. 5 घंटे लगे फायर फाइटर्स को आग बुझाने में और फाइनली आग बुझ गई। Our house was almost completely burned down. हमारा घर पूरी तरह से जल चुका था। But then it struck me, I hadn't seen my cat. और फिर अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई, अरे मेरी बिल्ली कहाँ है? Where is my cat? कहाँ है मेरी बिल्ली? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. मैंने चारों ओर देखा और मैं डर गया, मुझे मेरी बिल्ली तो कहीं भी नहीं थी, कहीं भी नहीं मिली। Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. I was suffering loss big time. बच्चों फिर क्या हुआ, अचानक हमारे ऑथर ने देखा अभी अभी नया स्कूल शुरू हुआ था जिसमें मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, फिर ये मेरे घर में आग लग गई और अब मेरी बिल्ली भी मुझसे दूर हो गई। मैं बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, बहुत रोया, मैं लॉस को फील कर रहा था, बहुत बड़ी हानि इस समय मैं भुगत रहा था। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट। उस रात फायरमैन ने हमें मना कर दिया कि आप लोग घर में मत जाना। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, बहुत खतरनाक है इस घर में जाना। डेड और अलाइव, आई कुडेंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। अब मुझे नहीं पता था मेरी बिल्ली डेड है या अलाइव है, जिंदा है या मर चुकी है, लेकिन मैं बिल्कुल अपनी कैट को छोड़कर नहीं जाने वाला था। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ से जाना पड़ा। वी पाइल्ड into the car with just the clothes on our backs and a few of the firemen's blankets, made our way to our grandparents' house to spend the night. फिर हमने ढेर लगा दिया कार के अंदर, यानी कि हम चले गए कार के अंदर। हमने जो कपड़े पहन रखे थे हमारे पास केवल वही थे, फायरमैन ने जो हमें कंबल दिए थे हमारे पास वो थे, और फिर हम चले गए हमारे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर में वो रात बिताने के लिए। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। संडे आफ्टरनून को बच्चों आग लगी थी, आप ध्यान रखें, अगला दिन सोमवार था, मैं स्कूल गया। When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. मैं जब स्कूल गया तो आग लग गई थी, तो जो ड्रेस मैंने पहन रखी थी वही ड्रेस मैंने चर्च में पहनी और वही पहन के मैं स्कूल गया। मेरे पास कोई भी जूते नहीं थे। बच्चों सब कुछ उनका जल चुका था उस घर के अंदर।
आई हैड किक देम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। जब मैं होमवर्क कर रहा था उस संडे आफ्टरनून को, मैंने जूते निकाल रखे थे तो वो वहीं रह गए और वो आग में जल गए। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ फायर। वो भी आग की दुर्घटना में हताहत हो गए, वो भी जल गए। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। फिर मैंने अपनी आंट से टेनिस शूज़ उधारे ले लिए, बोरो कर लिए। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल? माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग। मेरा मन भी था कि मैं क्यों स्कूल जाऊं, लेकिन मेरी माँ मेरी कोई बात नहीं सुनने वाली थी और मैं भी पूरी तरीके से शर्मिंदा था, एम्बेरस्ड था। द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक वियर्ड। जो कपड़े मैंने पहन रखे थे बड़े वियर्ड थे, अजीब थे, स्ट्रेंज थे। आई हैड नो बुक्स नो होमवर्क। ना किताबें थी ना मैंने होमवर्क मेरे पास था। एंड माई बैक पैक वॉज गॉन। मेरा तो बैग ही अग्नि में स्वाहा हो चुका था, जल चुका था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक। उस बैग में तो मेरी ज़िंदगी थी। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्ड्स इट गोड। जितना ही मैं फिट इन किसी चीज़ के अंदर ढलने की कोशिश करता हूँ उतनी ही बुरी होती जाती हैं चीज़ें। वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ? क्या मैं, मेरा भाग्य है, मेरा फॉर्चून है, भाग्य ने क्या तय कर दिया है कि मैं एक आउटकास्ट ही रहूँगा, निर्वासित रहूँगा, एग्जाइल रहूँगा, या ज़िंदगी भर एक गीक रहूँगा, फुलिश रहूँगा, मूर्ख रहूँगा? That's what it felt like. I didn't want to grow up, change or have to handle life if it was going to be this way. अब वो आगे कहता है, बच्चों अगर इस तरह से ही चलता रहा तो मैं फील कर रहा था कि मैं एक आउटकास्ट हूँ, एग्जाइल्ड पर्सन हूँ, निर्वासित हूँ, मैं गीक हूँ, मूर्ख हूँ, फुलिश हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना तो मुझे ग्रो अप, ना तो मुझे बड़ा होना है, ना चेंज होना है और ना ही ज़िंदगी को हैंडल करना है। अगर इस तरह से ही मेरी ज़िंदगी चलती रही तो आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। मैं तो चाहता हूँ मैं अपने आप को समेट लूँ और मर जाऊँ, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैं फेस नहीं कर सकता। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। अब बच्चों ज़ॉम्बी क्या होता है? चलती फिरती लाश, या तुम कह सकते हो अडल्ट पर्सन। एक ज़ॉम्बी की तरह मैं उस दिन स्कूल में था, चलती फिरती लाश की तरह। कोई फीलिंग्स नहीं थी मेरे चेहरे के ऊपर। एवरीथिंग फेल्ट सरियल। सरियल मीन्स अजीब, स्ट्रेंज, सब कुछ अजीब लग रहा था। एंड आई वॉजंट श्योर वट वॉज गोइंग टू हैपन। और मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि क्या होने वाला है। All the security I had known from my old school, my friends, my house, my cat had all been ripped away. जो भी सुरक्षित करने वाली भावनाएं थी, चीज़ें थी मेरे पास, जैसे मेरा पुराना स्कूल, मेरे दोस्त, मेरा घर और मेरी बिल्ली, सब कुछ रिप्ड अवे, बिखर चुका था, मुझसे दूर हो चुका था, समाप्त हो चुका था। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. जब बच्चों मैं स्कूल से आया उस दिन शाम को तो मैं अपने घर पे गया जो जल चुका था। मैंने देखा बहुत ज़्यादा डैमेज, नुकसान हुआ था। वॉट एवर हैडंट बर्न वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर एंड केमिकल्स दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर। जो चीज़ आग के द्वारा नहीं जलाई गई थी, नहीं जली थी, वो पानी और जो केमिकल्स यूज़ किए थे आग को बुझाने के लिए, पुट आउट मीन्स बुझाना, आग को बुझाने के लिए, उनसे वो चीज़ें ख़राब हो चुकी थी। द ओनली मटेरियल थिंग्स not destroyed were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. कुछ ही चीज़ें थी जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, तबाह नहीं हुई थी, जैसे हमारी फ़ोटो एल्बम, कुछ दस्तावेज़ और कुछ पर्सनल आइटम। और वो वही आइटम्स थे जो मेरी माँ ने बिल्कुल एक हीरो की तरह वीरतापूर्वक रेस्क्यू किए थे, बचाए थे। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ड फॉर हर। लेकिन मेरी बिल्ली जा चुकी थी और मेरा हार्ट, मेरा दिल अभी भी एक मीन्स पेन, ACHE, हेडेक बोलते ना बटो, हेडेक, एक उसी से बनता है ये ACHE, एक मीन्स पेन। तो मेरा दिल में दर्द था मेरी बिल्ली की वजह से, क्योंकि मेरी बिल्ली मुझसे दूर जा चुकी थी। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। अब टाइम नहीं था कि मैं अपनी दर्द को महसूस करूं। माई मदर रश्ड मी आउट टू द हाउस। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल। अब हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें रहने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी और हमें पहनने के लिए कुछ कपड़े लेने पड़ेंगे कल के स्कूल के लिए भी, मेरी माँ ने कहा। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash or even my identification to be able to withdraw money from the bank. हमें कुछ पैसे उधार लेने पड़े मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जल चुका था, कैश हमारे पास नहीं था, इवन कोई भी आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई भी पहचान पत्र नहीं था कि हम अपने पैसे बैंक से निकाल सकें, विड्रॉ कर सकें। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। सब कुछ धुआं हो चुका था। दैट वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट। और उस दिन
उस हफ्ते में हमारे घर का जो रबल था, मलबा था, उसको भी साफ किया जाना था। Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. हमने आसपास ही एक अपार्टमेंट, एक फ्लैट किराए पर ले लिया। जब भी वो डेब्रिस, मलबे को, रबिश को, रबल को साफ करते थे, मैं जाता था वहाँ देखने के लिए, क्या पता मेरी बिल्ली भी वहीं कहीं मुझे मिल जाए। शी वॉज गोन, लेकिन वो जा चुकी थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन। मैं उसके बारे में सोचता रहता था, वो वल्नरेबल, सॉफ्ट, कोमल सी, छोटी सी बिल्ली की बच्ची। In the early morning, when I would disturb her and get out the bed, she would tag along after me. अब वो याद करता है बच्चों कितनी प्यार से वो अपनी बिल्ली के साथ रहता था। अर्ली मॉर्निंग, सुबह के अंदर, आई वुड डिस्टर्ब हर, मैं उसे डिस्टर्ब करता और फिर वो अपने बेड से बाहर निकलती और फिर वो मेरे पीछे पीछे, टैग मीन्स पीछे पीछे घूमती रहती। क्लाइंब अप माई रोब, मेरे रोब के ऊपर चढ़ जाती। क्रॉल इनटू माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में जाके बैठ जाती। फॉल अस्लीप, और वहीं सो जाती। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मुझे उसकी हद से ज़्यादा याद आ रही थी। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली। आप सभी को पता है कि बुरी खबर ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। तो मेरा भी केस कोई डिफरेंट नहीं था। इस बुरी खबर की मेरे घर में आग लग चुकी है, सबको पता चल गया था। एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स, हाई स्कूल में सब बच्चों को, सब टीचर्स को, वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट, मेरी कंडीशन से वो भली भांति परिचित थे। I was embarrassed, as if somehow I were responsible. What a way to start off a new school. This was not the kind of attention I was looking for. अब बच्चों, ऑथर कहता है मुझे नए स्कूल में अटेंशन तो चाहिए थी कि सब मेरी ओर ध्यान दे, लेकिन इस तरह की तो अटेंशन नहीं चाहिए थी। मैं एम्बेरस था, शर्मिंदा था। मुझे लग रहा था सब कुछ जो भी हुआ है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। हे भगवान, क्या बेकार तरीका था नया स्कूल स्टार्ट करने का। सब मेरी ओर देखते थे क्योंकि सबको पता था मेरे घर में आग लग चुकी है, मेरा घर जल चुका है। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। अगले दिन स्कूल के अंदर लोग तो और भी अजीब व्यवहार कर रहे थे, आमतौर पर जितना करते थे उससे भी अजीब। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लोकर। मैं लोकर में था और जिम की क्लास के लिए कपड़े बदल रहा था। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी। पीपल मिलिंग मीन्स मूविंग इन एमलेस मैनर। लोग मेरे पास आ रहे थे, आस्किंग मी टू हरी अप, कह रहे थे जल्दी करो जल्दी करो। आई थॉट इट्स स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात थी। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। लेकिन पिछले हफ्ते से जो मेरे साथ हो रहा है मुझे कोई भी चीज़ चौंकाती नहीं है। It almost seemed that they were trying to show me into the gym. Then I saw boy. मुझे लग रहा था वो लोग मुझे ना शो कर रहे हैं, पुश हार्ड, जोर से धक्का दे रहे हैं कि मैं जिम में जाऊं। और फिर मैंने देखा क्यों। There was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me. They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. It was like Christmas. अब मैंने देखा कि वो मुझे जिम में धक्का क्यों दे रहे थे। एक बड़ी सी टेबल थी, उसके ऊपर बहुत सारा स्टफ़ रखा था, मेरे लिए सामान रखा था। क्या क्या था बच्चों? स्कूल की सप्लाई, किताबें, कॉपियाँ, सभी तरीके के कपड़े, जैसे जीन्स, टॉप, स्वेट सूट होता है जिनके ऊपर टोपी होती है, वो वाला। मेरे लिए तो एक क्रिसमस की तरह था क्योंकि मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहे थे उस दिन। सब लोगों ने मेरे लिए पैसे जमा किए थे और ये सब खरीदा था। I was overcome by emotion. मेरे दिल में भावनाएं भर आई। People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves. वो लोग जिनसे मैंने कभी बात नहीं करी थी मेरे पास आ रहे थे और अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। I got all kinds of invitation to their houses. लोग मुझे अपने घरों में इनवाइट कर रहे थे, बुला रहे थे, आमंत्रित कर रहे थे। Their genuine outpouring of concern really touched me. उनकी genuine means real, outpouring means दिल से बोझ उठाने वाली जो कंसर्न थी, जो चिंता थी, वो मेरे दिल को छू गई। In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. और उस समय, उस मोमेंट पर, उस इंस्टेंट मैंने राहत की सांस ली, रिलीफ की सांस ली, सुकून की सांस ली और मुझे लगा अब चीज़ें ठीक हो रही हैं, धीरे धीरे द थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके। और उस दिन मैंने दोस्त भी बनाए नए हाई स्कूल के अंदर। अ मंथ लेटर, अब 1 महीना बीत चुका है बच्चों, कहानी में हम 1 महीना आगे बढ़ चुके हैं। आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रिबिल्ड इट। मेरा घर दोबारा बन रहा था, मैं देख रहा था उन्हें दोबारा बनाते हुए। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। आई वॉजंट अलोन। लेकिन अब मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ कोई और भी था। आई वॉज विथ 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी थे जो मैंने नए हाई स्कूल में बनाए थे। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग
all my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. It took a fire for me. इस लाइन का क्या मतलब है? आग लगने के कारण ही मैं फोकस कर पाया जो मेरी फीलिंग्स थी इनसिक्योरिटी की, असुरक्षा की, वो ओपन अप टू ऑल वंडरफुल पीपल अराउंड मी, अब वो जा चुकी थी. अब मैं उन इनसिक्योरिटी की या नेगेटिव बातों के बारे में मैंने सोचना बंद कर दिया था, क्योंकि इस आग की वजह से मेरा नज़रिया बदल गया था. और अब मैंने देखा कि बहुत सारे वंडरफुल पीपल आर अराउंड मी. Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing द सेम थिंग. मैं अपने नए घर को बनते हुए देख रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी भी मेरे घर की तरह ही बन रही है, मेरी ज़िंदगी भी साथ साथ बन रही है, ठीक हो रही है. While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" अब बच्चों वो तीनों दोस्त कर्ब के ऊपर, कर्ब क्या होती है? एन एज बिटवीन साइड वॉक एंड अ रोडवे, वहाँ पर बैठे थे, नए घर को बनते हुए देख रहे थे और प्लान कर रहा था हमारा ऑथर के नए बेडरूम को वो कैसे बनाएगा. तभी पीछे से किसी के आने की आहट की आवाज़ आई और वो आवाज़ आई पीछे से, "Does this belong to you?" क्या ये तुम्हारी है? When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. I leapt up and grabbed her out of the woman's arm. अब जब बच्चों ऑथर ने पीछे मुड़कर देखा, वो कहता है मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ. वहाँ पर एक लेडी खड़ी थी, एक वुमन खड़ी थी और उसके हाथ में थी मेरी बिल्ली. आई लेफ्ट अप मीन्स जम्प्ड अप, मैं तो कूद उठा. ग्रैब्ड हर, और मैंने ले लिया, स्नैच खींच लिया अपनी बिल्ली को, अपनी भुजाओं में उस लेडी के हाथों से ले लिया. आई हेल्ड her close to me and cried into the beautiful orange fur. She purred happily. मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया, मैं उसके पास गया और मैं रोने लगा और उसके ब्यूटीफुल ऑरेंज फर के ऊपर अपने हाथ फिराने लगा. She purred happily, और उसने भी अपनी आवाज़ निकाली जो भी वो साउंड क्रिएट कर रही थी. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. मेरे दोस्त भी मुझे गले लगा रहे थे, मेरी बिल्ली को गले लगा रहे थे और कूद रहे थे खुशी के मारे. Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. Apparently means बच्चों clearly, मेरी कैट इतनी ज़्यादा फ्राइटन, डर गई थी कि वो 1 मील दूर भाग गई आग लगने के कारण. हर कॉलर हैड आ फोन नंबर ऑन इट बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड. उसकी जो कॉलर थी, गले में बांधने का जो पट्टा था, उस पर हमारा फ़ोन नंबर भी लिखा था, लेकिन फ़ोन तो आग में जल चुका था, डिस्कनेक्ट हो चुका था. दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट whose cat it was. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. अब बच्चों, लेकिन इस लेडी ने बहुत अच्छा किया, इसने काफ़ी हार्ड वर्क किया ढूंढने के लिए कि इस कैट का मालिक कौन है, क्योंकि वो जानती थी शायद कि उस कैट को बहुत प्यार किया जाता है और सोरली मीन्स वेरी मच मिस किया जाता है, उसको याद किया जाता है. As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. अब जैसे मैं बैठा था मेरे दोस्तों के साथ और मेरी कैट मेरी लैप के अंदर, मेरी गोदी के अंदर कर्ल घूम कर बैठी हुई थी, all the overwhelming means great feelings. किसकी? हानि की, लॉस की, ट्रेजिडी की, कि बुरा हुआ. सीम टू डिमिनिश, अब वो डिमिनिश हो रही थी, मिनिमाइज हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, कम हो रही थी. आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ. अब मैंने भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस अपनी दी कि मेरे को ये ज़िंदगी मिली. माई न्यू फ्रेंड्स, मेरे नए दोस्त बने. माई द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर ने, अजनबी ने इतनी काइंडनेस, दया दिखाई. एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलवड कैट, और वो प्यारी सी मेरी बिल्ली की आवाज़. माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई. बच्चों, लास्ट लाइन बहुत ही अच्छी है. माई कैट वॉज बैक, मेरी कैट वापस आ चुकी थी और मैं भी. क्यों मैं भी? क्योंकि अब वो जो नेगेटिव भावनाएं थी इनसिक्योरिटी की, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, वो सब जा चुकी थी. अब ऑथर अपनी लाइफ को इन्जॉय करने लगा था. उसे पता था उसकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आई थी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया था. तो बच्चों, एक फायर लगी उसको समझने में, ऑथर को, कि ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है और जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं ऑब्वियसली वो सारी सॉल्व हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. हमें बस उनका डटकर सामना करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए. तो आई होप यू लाइक दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh, District Jhajjar. Thank you children. See you in next video.